हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। और इस एडवांस की तैयारी को बूस्ट करने के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने एक जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स की डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। आई होप सभी बच्चे इन डीपीपी को बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं ना। पर डे का अपना एक जो टास्क है, पर डे डीपीपी सॉल्व करना एज ए एग्जाम की तरह है ना। जैसे आप जेईई मेन या जेईई एडवांस का जैसे एग्जाम देते हैं ना, उसी तरह से आप इन डीपीपी को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पर डे आपको बस एक ही डीपीपी सॉल्व करना है, इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है। और आपकी जो रूटीन प्रैक्टिस है, जो रूटीन में आप जो मेहनत कर रहे हो, वो आप करते जाना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम डे 11 का अपना टास्क, डीपीपी नंबर 11। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा देर बातें नहीं करते हो, पहले डीपीपी का फॉर्मेट समझ लेते हैं। सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम से तो एक दो तीन चार सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसके बाद में हमारे पास तीन मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है और तीन हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखी है ना, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से प्रॉब्लम्स हैं। और ये इसका आंसर की लिखा हुआ है बाद में। नाउ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं ना, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, पूरे कांस्टेंट के टू रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो जैसे आपको ये मालूम चल गया, तो एक बात तो आपको तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1/3 आ जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा, सी बाई आ जाएगा, तो k/3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन की थीटा प्लस कॉस की थीटा। उसको हमने 54 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक बात है, तो जिसका वैल्यू निकालना है पहले आप उस पर भी फोकस करो। साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। तो स्टूडेंट इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला आता है इसका, तो ए प्लस बी का होल क्यू ऐसे लिख सकते हो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 लिखा है, इसका क्यूब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/27। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ना। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, k/3 यहाँ से आ गया ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे क्या समझ में आया, के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो आप यहाँ से सोचो। अगर मैं इस वाले पार्ट का स्क्वायरिंग कर दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 बन जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, k/3 आ जाएगा यहाँ से। और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। नाउ क्लियर है। नाउ दिस इज 2k/3। तो यहाँ से आ गया, -1 को उधर भेज दिया, तो ये कितना आ जाएगा, -8/9 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो -4 आ गया, नीचे 3 आ गया, मतलब k का वैल्यू आ गया -4/3 आया। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1/27 माइनस ऑफ 3, के का वैल्यू -4/3 हमने यहाँ पुट किया, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 1/3 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 27 नीचे लिखा हुआ, बेस सेम आ रहा है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को डायरेक्ट ऐड कर दो। 12 + 1 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13/27। ठीक है, ये आ गया। और ये किसका वैल्यू आया आपके पास में, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का वैल्यू आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसका वैल्यू निकालना था, 54 टाइम्स ऑफ। ठीक है, इसको 54 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 26 यहाँ आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ना। ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, मतलब एक सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम आपको दिया है। देखो डीपीपी का मकसद कभी भी ये नहीं है कि सारी चैलेंजिंग डिफरेंट सारी मतलब डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डाल दो ना। डीपीपी का सेंस ये है कि मिक्स ऑफ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी क्या है ना कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो मिक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ आसान भी होती है, कुछ डिफिकल्ट भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना। इसका यही आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है ना। देखो हमने प्रॉब्लम्स को जब रखा है ना, तो वेक्टर 3D जो मोस्ट वेटेज वाले होते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इन चैप्टर का बड़ा ध्यान रखा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि इनसे क्या है ना कि एडवांस में प्रॉब्लम कंफर्म आती है। तो बच्चे आपको सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से सॉल्व करना है ना। नाउ तो स्टार्ट करता हूं मैं इस वाली प्रॉब्लम को। ए एंड बी हमारे पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे रखे हैं, सच दैट कि वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड √2 दे रखा है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस b का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। आर जे हमारे पास वेक्टर दे रखा है, सच दैट कि आर का मैग्नीट्यूड इतना है, और एक ये कंडीशन हमें दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ आर ए बी निकालना है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आसान भी है। अब देखो प्रॉब्लम को अगर जब सॉल्व करना है, तो कहां से स्टार्टिंग उठानी चाहिए, तो आर क्रॉस ऑफ
ए क्रॉस बी, यहां से स्टार्टिंग लेनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 2a माइनस ऑफ 3b। तो ये आया। एक काम करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला सभी को पता होता है और मैंने पहले वाली वीडियोज में इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। याद रखने का तरीका, पहले दूर वाले वेक्टर का डॉट लिया, फिर बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पास वालों का डॉट लेते हैं और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, कुछ ऐसा है ना। उसके बाद में आर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया 2 आ गया, एंड आर डॉट ए वेक्टर बराबर -3, मतलब प्लस का 3 आ गया। अच्छा बच्चों, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कैसे मैंने कंपैरिजन कर लिया? तो समझा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आप सभी टर्म्स को एक साइड लेके जाओ, तो वेक्टर ए की टर्म्स को आप एक साइड लिखोगे प्लस साइन, ऐसे कुछ वेक्टर बी की टर्म्स को आपने एक साइड लिया, बराबर 0 किया। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे मैंने डायरेक्टली कंपेयर करके लिख दिया ना। अब क्या है कि देखो, यहां से बराबर 0 आ रहा है, अकॉर्डिंग दिस कंडीशन ए बराबर माइनस टाइम्स ऑफ समथिंग आया, तो मतलब ए और बी कोलिनियर आए। अगर ए और बी कोलिनियर आ रहे हैं सॉरी, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए और बी नॉन कोलिनियर है। क्योंकि ए और बी नॉन कोलिनियर है तो भाई इस कंडीशन को होल्ड होना है तो ये वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए एंड ये वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरे पास में ये कंडीशन आ जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी ना। ना उसके बाद में एक और काम मैं ये करता हूँ कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बात को समझो, मैं काम करता हूँ स्क्वायरिंग भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंडर रूट वगैरह नहीं आएगा ना। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो कुछ बच्चे हमेशा बॉक्स में ना बात को समझ लो, डिब्बे के अंदर बात समझा देता हूँ मैं आपको ना। वैसे फॉर्मूला सभी को याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, ये आता है। ये ए स्क्वायर लिखा है ना, इसका मतलब है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दे रखा है। चलो आया कैसे, चलो प्रूफ भी बता देता हूँ आप लोगों को ना। आप अपने ही बच्चे हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखोगे, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ लिख दोगे। अब जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बन जाएगा अपने आप में ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले जो मैंने इसको लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा माइनस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिखा। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ए स्क्वायर लिखेंगे बी स्क्वायर लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है ना 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √2 आया, तो √2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 2, मतलब 4 यहां से आया है ना, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2 + 2 तो 4 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ऐसे कुछ लिखा, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और जब कट कराओगे तो ए डॉट बी बराबर 0 आ रहा होगा आपके पास, या फिर ए डॉट बी बराबर 2 आ रहा है। ये दो कंडीशन आई। यहां से तो चलो मुझे ये समझ में आया कि पहला से कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यहां से क्या समझ में आता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप लिखोगे √2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप लिखोगे √2, कॉस ऑफ थीटा लिखोगे बराबर में 2 लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1 आया, थीटा बराबर 0 आया। इसका मतलब ए इज कोलिनियर विथ बी। ए कैसा आ रहा है, ए इज कोलिनियर विथ बी, बट सवाल में दे रखा है ए और बी कैसे, नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर है तो मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्टेबल है। चलो, तो आपको जो जो दे रखा था ना पहले, हमने वो थोड़ी थोड़ी जानकारी निकाल दी। अब सवाल में आते हैं मेन मुद्दे वाली बात पे कि हमें बॉक्स ऑफ आर ए बी फाइंड आउट करना है। अब बॉक्स ऑफ आर ए बी निकालना है आप लोगों को। तो बच्चों अब देखो एक और बात सीखो, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को मैं मानता हूं ना इस बात को, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। समझाना क्या है आप लोगों को, देखो पहले तो अपना एक फॉर्मूला याद रखो, बहुत ही सही फॉर्मूला होता है, और इस बात के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे कि बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, पहले कैसे याद रखोगे आप, ए बी सी वैक्टर सबको लिख लो, ए बी सी ए बी सी और ए बी सी। याद रखने का तरीका भी बताते हैं। पहले बॉक्स ऑफ एबीसी है तो एबीसी लिखा, एबीसी लिखा, एबीसी लिखा, तीनों लाइनों में हमने ऐसे लिख लिया। अब फर्स्ट रो को मैं वेक्टर ए के साथ डॉट लूंगा, ये मैंने ऐसे याद रख रखा। दूसरे को वेक्टर बी के साथ डॉट लेंगे, दूसरे वेक्टर के साथ डॉट लिया,
तीसरे को तुम तीसरे वेक्टर के साथ डॉट ले लेंगे, ये तीसरा वेक्टर के साथ डॉट ले लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है ना, कैसे आता है वो दूसरा इशू, डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट से आप निकाल भी सकते हो ना। चलो ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या बात मैं बोलना चाह रहा था। कभी भी अगर आपको बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना होता है ना, तो आपके माइंड में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि बॉक्स ऑफ एबीसी डायरेक्ट अपने पास में, अगर मैं बॉक्स ऑफ एबीसी के बारे में बात कर रहा हूं, कि आपके पास में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी। अगर आपके पास में बी क्रॉस सी इनके डॉट की अगर इंफॉर्मेशन है, क्या बोला, अगर मैंने को, अगर आपके पास इसके बारे में जानकारी है, तीनों वेक्टर पता है, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट ये सब नहीं गिवन होता है, तो हम इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। आपको ए डॉट बी, ए डॉट सी, इन सब की वैल्यूज पता होता है। ठीक है, अब देखो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो आर ए बी वेक्टर, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो इस बॉक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब आपको देखो ये लिखना बड़ा अच्छे से आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। इस वेक्टर को 3 बार लिखा, आर ए बी वेक्टर को। ठीक है, अब पहले को मैंने आर के साथ डॉट लिया, दूसरे को मैं दूसरे वेक्टर के साथ डॉट लेंगे, तीसरे को तीसरे वेक्टर के साथ डॉट लिया, तीसरी लाइन को। ठीक है, ये आ गया। अब देखो सबकी वैल्यूज मुझे पता है। आर डॉट आर का वैल्यू को चलो इसको रहने देते हैं, मॉड ऑफ आर स्क्वायर लिख देते हैं। ए डॉट आर और आर डॉट ए और आर डॉट बी, आर डॉट ए का वैल्यू 3 और आर डॉट बी का वैल्यू 2 है। मैं यहां लिख लेता हूं उसे साइड में। आर डॉट ए का वैल्यू 3 और आर डॉट बी का वैल्यू 2 है। तो 3 यहां लिखा और 2 मैंने यहां लिखा, सही बात है। आर डॉट ए का वैल्यू 3 आ रहा है, ए डॉट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 का मैग्नीट्यूड, तो 2 आ जाएगा। ए डॉट बी 0 आ जाएगा। आर डॉट बी का वैल्यू 2 आ रहा है, ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिखा 4 आ जाएगा, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कराएंगे, -3 इंटू इस रो और कॉलम को छोड़ा तो 6 माइनस 0, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इस रो और कॉलम को हटा दिया, 3 माइनस का 4 यहाँ से आया। ठीक है, ये आ गया। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, वो आपको गिवन था, √15/2। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू में 4 यहां से आ जाएगा, -18 यहां से आया, और -18 और -8 कितना हो जाएगा, -18 -8 -26। 2 से चलो ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स 30 यहां से आया, तो 4 यहां से आ गया है ना। सिंप्लीफाई करने पे ये आया हमारे पास बॉक्स ऑफ एबीसी का या आर ए बी का होल स्क्वायर। तो बॉक्स ऑफ एबीसी आर ए बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा बच्चों, अब देखो ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली क्या है, 2003 के आसपास आईआईटी में भी आ चुका था। 2003 में अगर सोचे तो आप लोग अगर आज के हिसाब से हो तो 17-18 साल पहले, मतलब आपका एग्जिस्टेंस आया ही था उस टाइम पर दुनिया में ना, तब की ये प्रॉब्लम थी। ये आईआईटी में पूछा जा चुका था, मतलब ये से मतलब होता है इस जैसा। ओके, तो समझो बात को, पूरी कहानी समझते हैं ना। मल्टीपल करेक्ट, इस प्रॉब्लम को मैं समझाने से पहले ना आपको कुछ बातें करते हैं। बातें मैं पढ़ाई वाली ही करता हूँ ना, मेरे को वैसी बातें नहीं आती जाता है ना। तो क्या करना है अपने को, इसके बारे में समझते हैं ना, सवाल के बारे में। पहले इसका थीम समझाता हूँ, इसके बियॉन्ड जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं ना। मैं बहुत तसल्ली से बात करूंगा, मैं शुरू के 10 मिनट में इस पे ही काम करने वाला हूँ ना, सवाल को मैं बाद में समझाऊंगा आपके लिए। ठीक है, 10 मिनट आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। आई, और उसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको कभी भी इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और इस तरह के कंसेप्ट में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। और अभी तक ये कंसेप्ट जिनको नहीं पता होगा ना, तो वो ये कंसेप्ट सीख जाएंगे। बहुत कम लोगों को ही आता है ना, मतलब आता है बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोगों को भी ऐसा होता है कि इसमें दिक्कत जाती है, अभी भी दिक्कत रहती है ना। अब समझो बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना ना, तसल्ली पूर्वक। कुछ कुछ बातें मैं आपको पहले यहां करता हूं। देखो मैं आपको एरिया में लेके चला गया, सीधा एरिया में। एरिया के बारे में बात करें तो जैसे मान लो कि आप जब आप एरिया निकालते हो, मान लो कि हमने कर्व ले लिया, इस तरह का कर्व है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग काइंड ऑफ। ठीक है, एक तरह का बिहेवियर वाला कर्व ले लिया हमने। अब जैसे मान लो कि आपको एक स्ट्रिप मैंने बनाई, मैं आपसे पूछूं कि भाई ए टू बी में, मैं थोड़ा बड़ा करके इसको लिख देता हूं ना, ए टू बी लिखा हुआ है, इसका एरिया आपको लिखना है।
तो आप बहुत ही प्यार से इसका एरिया लिख सकते हैं ना, इस कर्व से बाउंडेड एरिया पूरा आ जाएगा। अब देखो इस बात में एक समझो, मैं कुछ आपको बहुत ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रीन सॉरी ब्लू लाइन से जो एरिया आ रहा है एक्चुअल एरिया आया हमारे पास में, ठीक है। कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन ऐसे रखते हैं कि यहां पर अगर मैं देखूं बी से अगर मैं देखता हूं तो ये एक मेरे पास रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का एरिया। अच्छा, अब मैंने येलो लाइन से एक अपर रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अपर रेक्टेंगल बना। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ कि आप ऐसा तो बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल एरिया है वो कैसा आएगा। एक्चुअल एरिया मतलब ये वो ब्लू लाइन से जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो बाउंडेड एरिया होगा, जो येलो लाइन से है, काइंड ऑफ येलो लाइन, ठीक है। तो येलो लाइन से जो अपर एरिया, अपर रेक्टेंगल एरिया से तो छोटा होगा अपर रेक्टेंगल एरिया, और लोअर रेक्टेंगल एरिया से बड़ा होगा। क्या आप मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं क्या? बोलो हाँ सर, बिल्कुल सहमत है आपकी इस बात से। अब देखो इस बात को अब मैं करता हूं जनरलाइज, है ना। बहुत ध्यान से समझना आप, सवाल के कंसेप्ट को हम बाद में समझेंगे। थोड़ा डिस्टरबेंस आपको हो भी रहा होगा पीछे से, इसको मैं नहीं रोक सकता ना, आपको इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, क्या करें ना, थोड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन लिया और एक इंक्रीजिंग फंक्शन लेंगे बाद में ना, दोनों ही समझाऊंगा मैं आपको पूरा डिटेल से। अभी मैंने एक डिक्रीजिंग फंक्शन लिया, मान लो ऐसे कुछ जा रहा है, मान लो ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, ये यहां कहीं रहा ना, ऐसे हमारे पास एक इंटरवल आया, ठीक है, ये 0 से लेके मान लो n तक मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे मान लिया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, a से b तक जा सकते हैं ना, ऐसे कुछ लिखा। अब मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगल को, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, इस वाले एरिया को, इसका एरिया निकालेंगे तो एक्चुअल एरिया में यहाँ से येलो लाइन से पूरा बाउंडेड एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। अब मैंने देखो थोड़ा एक होशियारी समझी ना, कंसेप्ट समझा। कंसेप्ट क्या समझा बच्चों, कि इससे यहां से मैंने क्या किया, इसको पहले n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहां आ जाएगा 1/n 2/n 1 2 3 चल रहे होंगे 3/n 4/n, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, यहाँ n-1/n और ये n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला काम तो मैंने ये किया। अब समझना, थोड़ी सी बात को बहुत ध्यान से समझना ना, मैं शुरू के 10 मिनट आपको इन्हीं बातों पर परेशान करने वाला हूँ, तो बच्चों कोशिश करना है इसको समझ जाओगे आप लोग बहुत अच्छे से, और बहुत आसान भी है ना, ठीक है। अब मैंने देखो एक बात आपको समझाई थी कि हर एक स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग आपको दो रेक्टेंगल्स दिखाई देंगे, एक लोअर रेक्टेंगुलर और एक अपर रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो इस बात को आप समझे, बड़े ध्यान से समझा। अब मैं देखो इस बात को क्या लिख रहा हूँ, येलो लाइन से जो पूरा एरिया आएगा ना, वो एक्चुअल एरिया आया, ACTUAL एक्चुअल एरिया, ठीक है। ये एरिया क्या होगा, अपर रेक्टेंगल से छोटा होगा। अब देखो अपर रेक्टेंगल की मैं बात करूं, येलो लाइन से बनाता हूं अपर रेक्टेंगल, कुछ ऐसे बना, ये अपर रेक्टेंगल बना, फिर दूसरा वाला अपर रेक्टेंगल ये बनेगा, तीसरा वाला अपर रेक्टेंगल ये बनेगा, पहले अपर रेक्टेंगल पर भी फोकस करते हैं, चौथा वाला अपर रेक्टेंगल ये बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लास्ट में अगर मैं जाऊं तो भैया ये अपर रेक्टेंगल बना, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया आएगा कैसे लिखोगे, तो रेक्टेंगल से, तो बेस लेंथ तो कितनी आ रही है सबकी, 1/n आ रही है, तो 1/n तो ये आया। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूंगी तो बच्चों ये हाइट होगी, और ये अगर fx फंक्शन है तो हाइट क्या लिखोगे आप, f(0), ठीक है। इसकी अगर हाइट की बात करूं तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, fx कर्व है तो हमारे पास में f(1/n), ये हाइट आया। यहां पर अगर मैं हाइट की बात करूं तो भैया f(2/n), ये हाइट आया, ठीक है। तो अब मैं एरिया लिखूंगा, तो बेस लेंथ इंटू हाइट कितना है, f(0) आया। दूसरा बेस लेंथ 1/n लिखा तो उसको तो मैं कॉमन ले लिया, हाइट कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, ऐसे चलते जाओगे तो आप लोग क्या लिखोगे, n-1/n लिखेंगे, ठीक बात है। ये है अपर रेक्टेंगल। अब मैं बात करता हूँ ग्रीन कलर से या फिर ब्लू कलर से, है ना, लोअर रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो लोअर रेक्टेंगल बनाओगे तो देखो ये बना लोअर रेक्टेंगल, ऐसे यहां से अगर ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो ये लोअर रेक्टेंगल बना, यहां से अगर परपेंडिकुलर डाला तो भैया ये लोअर रेक्टेंगल बना। अब इसके अगर हाइट देखें तो ये हाइट आ रही है f(1/n), बेस लेंथ तो 1/n ही आ रहा है ना, f(1/n) आया,
तो ये 1/n तो चलो कॉमन ले लिया, तो फिर आ जाएगा f(2/n) आ जाएगा। तो ये आ जाएगा f(n/n) तक, यहां तक आया। ठीक है, तो एक्चुअल जो एरिया था, ठीक है, तो ये कितना आया। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत सारी बातें समझाऊंगा बच्चों आपको ना, प्लीज आप मेरी बात को बहुत गौर से समझना है ना। अब मैंने देखो इस वाले पार्ट को आई कैन राइट f(r/n), r का वैल्यू 0 से लेके अप टू n-1 तक जाए, और एक 1/n को मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को अगर समझे, f(r/n), 1/n, r का वैल्यू 1 से लेके n तक गया, 1 से लेके n तक जा रहे हैं या 0 से लेके n-1 तक जा रहे हैं। मतलब अगर आपको मैं समझाऊं कि अगर एक्चुअल एरिया की अगर हम बात की जाए तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग जो पढ़ते हो ना, अब मैंने क्या किया, लिमिट ले लिया। अब मैं आपको एक और स्टेप आगे सिखा रहा हूं, अपना काम तो यहीं से चल जाएगा, अपना जो सवाल है ना वो यहीं पर ही डिपेंडेंट है। अब मान लो कि आपने क्या किया, एक स्टेप आगे सिखा देते हैं। अगर मान लो आपने लिमिट n टेंस टू अगर इन्फिनिटी लिया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, f(r/1) से लेके f(r/n), 1/n बराबर कितना आ जाएगा, एक्चुअल एरिया ये आएगा। और लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी f(r/n) और 1/n और समेशन यहाँ लिखा हुआ, ये आ जाएगा मतलब एक्चुअल एरिया। मतलब अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो बहुत छोटे छोटे से स्ट्रिप्स बनेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपर एरिया, लोअर एरिया और एक्चुअल एरिया कैसे आने, सेम ही आने हैं। ठीक है, देखो ये मैंने आपको समझाया है ना यहाँ तक। अच्छा अभी हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में ना, यहाँ तक ही, ठीक है। अगर मान लो डायग्राम डिक्रीजिंग है, तो अगर मान लो इंक्रीजिंग है तो फिर क्या रहेगा। अगर इंक्रीजिंग है तो देखो आपके पास में क्या है, लोअर स्ट्रिप यहाँ पर जब बनाओगे तो अपर एरिया जब बनाएंगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपर एरिया कितना आएगा, फिर यहाँ 1 से लेके n तक जाओगे और यहाँ 0 से लेके n-1 तक जाओगे, इतना सा अंतर है। मेरे बच्चों मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आप इंक्रीजिंग के लिए आप आसानी से कर सकते हो ना। आई होप आपको मेरी ये सारी बातें अभी तक तो समझ में आई होंगी। अब मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ। ये इतनी बातें मैं क्यों डिस्कस कर रहा था इस सवाल को लेकर के ना, ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को ना, बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत है ना इस सवाल के अंदर, और समझ जाओ तो बहुत आसान सवाल है ये। अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं ना, 0 से लेके n-1 और 1 से लेके n तक, काइंड ऑफ समथिंग कुछ इसी प्रकार की बातें चल रही है। 0 से लेके n-1 और 1 से लेके n तक की बातें चल रही है, ठीक है। अब इसको मैं एक्चुअल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करता हूं, प्लीज मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना है ना। Tn मैंने यहां लिखा, समेशन k बराबर 0 से लेके n-1 तक, ये वेरिएबल है। एक 1/n को तो मैंने बाहर निकाला ना, अब पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, n⁴ अंदर दिया तो यहाँ n³ एक से n कट जाएगा, n³, तो ये बन जाएगा भैया k/n का होल क्यूब, ठीक है। n⁴ जब कराएंगे तो -k/n पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो n² से जब यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो n⁴ है ना, अंदर जब दे रहे हो तो आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो k/n का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा, 2020 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो दिस इज Sn भी यही लिखा हुआ है, बस फर्क इतना है कि ये 1 से लेकर के n तक जा रहा है, ठीक है। ये सेम टर्म लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा इसको ना, ओके। अब समझे एक बात को, अब देखो हमारे पास कभी भी उसने ये नहीं बोला कि n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऐसा उसने कहीं नहीं बोला। मतलब अगर n इंफिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। मैं इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की बात, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होता तो फिर आप इसका आंसर निकालो या इसका आंसर निकालो या एक्चुअल एरिया निकालो, सब बराबर कर देते मेरे बच्चों, सब बराबर हो जाता। बट उसने n इंफिनिटी नहीं बोला है, n इंफिनिटी नहीं बोला है, तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना ना कि n इंफिनिटी नहीं है ना। तो मैं एक काम करता हूं कि n अगर इंफिनिटी है, मान लो उस केस में अगर मैं एक्चुअल एरिया की बात करूं, लेट अगर मान लो n इंफिनिटी की तरफ है तो जो एक्चुअल एरिया आएगा, तो आपको पता है लिमिट के बारे में बात करें तो k/n को तो आप x से कन्वर्ट कराओगे तो ax³ -x⁴ माइनस ऑफ x² प्लस का 2020,
1/n को आप dx से कन्वर्ट करते हो, ऐसे ही काम करते हैं ना। और लिमिट k/n के बारे में बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी। तो k बराबर 0 होगा तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, k बराबर जब n होगा तो अपर लिमिट 1 आ जाएगा। ये आया। ठीक है, तो पहला काम तो मैं एक्चुअल एरिया ये निकाल लेता हूँ ना। दूसरा, इस फंक्शन के बारे में और पता कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलो मैंने कलर भी थोड़ा बदला और इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2020। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स यहां से लिखा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 2x, ये लिखा ना, एफ डैश एक्स निकाला। x 0 से लेके 1 के बीच की बात कर रहे हैं, x तो कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 3x तो यहां से है, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर यहां से है, माइनस ऑफ 2 यहां से आया, माइनस साइन और कॉमन लिया ताकि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जाए ना। ये आ गया। अब इस एफ डैश एक्स के बारे में अगर समझे तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का पहले डी देख लो। डी अगर मैं निकालूं तो 9 माइनस 4 ए का वैल्यू और सी का वैल्यू नेगेटिव आया, तो डी नेगेटिव आया। तो डी नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा ही पॉजिटिव है। एक्स 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव आया। एफ डैश एक्स नेगेटिव आया तो एफ कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। एफ अगर डिक्रीजिंग हुआ तो एक्चुअली ये वाला रिलेशन होल्ड होना है ना। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा आपको बाद में। एक्चुअल एरिया और निकाल लेता हूं मैं, कितना आ रहा है। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट में कितना जाएगा, एक्स पावर 4/4, एक्स पावर 5/5, एक्स पावर 3/3 प्लस 2020, एक्स 0 to 1। तो 1/4 मैंने यहाँ लिखा, 1/5 यहाँ लिखा, 1/3 यहाँ लिखा, प्लस का 2020 लिखा, अपर लिमिट पुट किया -0। ठीक है, -1 यहाँ से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1/20 आया, -1/3 यहाँ से आया, प्लस 2020 मैंने यहाँ लिखा। तो भैया ये हमारे पास आया, अगर मैं इसको सही से लिखूं, 2020 माइनस 3 माइनस 20 -17/60। एक्चुअल एरिया ये आया। ठीक है, अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना ना मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं। अब मैं आता हूं अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ, है ना। एक्चुअल एरिया इतना आ गया, अब जो रिलेशन होल्ड होना है, अब अपने देखो यहीं से मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे रफ कर देता हूँ। तो ये 1 रह गया, इस 1 को यहाँ चिपका देते हैं और यहाँ से 1 हटा देते हैं। अब समझो, जो एक्चुअल एरिया आ रहा है कितना आ रहा है, 2020 -17/60, ये आया। दैट इज लेस देन और ग्रेटर देन आएगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग है तो अपर जो रेक्टेंगल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, अपर वाली 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब 0 से लेकर n-1 तक जाओगे। तो 0 से लेकर के n-1 तक गए, तो भैया ये जो आया हमारे पास, 0 से लेकर के n-1 तक गए, f ऑफ k/n, इसको ऐसे बोल दूं मैं, k बराबर 0 से ना k/n, k से लेके n तक, और 1/n ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, और इस वाले पार्ट को भी ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब कहने वाली बात क्या है कि दिस इज Tn और दिस इज Sn, लोअर वाले से बड़ा होगा। ठीक है, Tn Sn ऐसे बनेगा। मतलब मेरे पास जो रिलेशन आया वो ये है, Sn अपना 2020 -17/60 से छोटा होगा और Tn इससे तो बड़ा होगा। ठीक है, फाइनली अल्टीमेटली ये पूरा गोल था आपको समझाने का। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। अब हम बात करते हैं अपने सवाल की ना। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, Tn क्या 2020 से बड़ा है क्या, नहीं 2020 से बड़ा ही नहीं है, 2020 से थोड़ा छोटा है ना, समथिंग कुछ ऐसे लिखा हुआ है। Sn Tn से छोटा है, ये बात सही है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है ना। दूसरी बात करें, Sn क्या 2020 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। ठीक है, तीसरी की बात करें, Tn क्या 2019 से बड़ा है क्या, हाँ 2019 से तो बड़ा ही है, क्योंकि जब इससे बड़ा आ रहा है 2020 पॉइंट समथिंग, मतलब 2019 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, तो 2019 से तो बड़ा होगा ही होगा। मतलब मोस्ट एक्यूरेट मैं ये बोलूंगा एक बार को ना, Sn Tn से छोटा है, ये बात भी सही है। ठीक है, आगे पूछा हुआ Sn का जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है
तो एस एन का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2019 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 2020 से थोड़ा सा कम करें तो 2019 पॉइंट समथिंग। उसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं तो कितना आ जाएगा, 2019 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, सी एंड डी आ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी और डी करेक्ट आ रहे हैं। क्या दिया है, पांचवे का सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है ना। ना बच्चों आगे मूव करते हैं। आई होप आपको, देखो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ना, कहीं भी कोई इसमें लेकुना नहीं रहा होगा। अब आप कर सकते हो ना। प्रॉब्लम ये है न्यूमेरिकल टाइप, इसमें मैं पूरी मेहनत करके बताता हूँ ना कैसे इसका आंसर आएंगे और क्या क्या खास बातें है ना। एक 3 प्रॉब्लम सची हुई है, डिटरमिनेंट का, एक प्रोबेबिलिटी का है और एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तीनों चैप्टर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर हेप्टाडेकागन जो भी कुछ रखा ना, 17 साइड्स है या 17 वर्टिसेस है ना, इंस्क्राइब्ड इन यूनिट सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा ये टर्म तो आप समझ गए ना, 2 बार आ चुका है, इससे पहले भी अभी इसी वीडियो में आ गया था कि आपको उसका वैल्यू निकालना, मतलब आपको निकालना क्या अल्टीमेटली, पहले तो मैं ये समझ लेता हूँ। P1 से Pn और n बराबर 2 से लेकर के n तक जा रहा है, मतलब P1 इंटू P2 लेंथ, P1 इंटू P3 लेंथ, P1 इंटू P4 लेंथ और ये जाएगा P1 इंटू P16 लेंथ। इन सभी लेंथ्स का प्रोडक्ट हमें निकालना है। ये समझ में आ रहा है, वर्टेक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ना। अब देखो इस बात को मैं यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझना। मैं डायग्राम ये वाला लेते हैं ना, एक यूनिट सर्कल बनाया, ऐसा सर्कल बनाया, इसमें एक हेप्टाडेकागन बनाते हैं। ये बनाया, एक साइड ये गया, एक साइड ये गया, एक साइड ये गया, एक साइड ऐसे गया, एक साइड ऐसे गया। ठीक है, 17 साइड से जाएंगे मान लेते हैं। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है और डॉट 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 ये P17 यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज P17 है। ठीक है ना। आपको P1 P2 इन दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, P1 P3 इन दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस आपको लिखना है, उनका मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो मैंने क्या किया, इसको से ज्वाइन किया। आपको पता है रेगुलर हेप्टाडेकागन है तो क्या होगा, यहाँ एंगल कितना आएगा, 2 पाई अपॉन n आएगा। ठीक है, यहां से देखो बात समझना, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 1 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो एंगल आधा आधा हो जाएगा, साइड भी आधी आधी हो जाएगा और एंगल भी आधा आधा आ जाएगा, पाई अपॉन n। ठीक है, तो ये लेंथ आ गया आर कॉस थीटा और ये लेंथ आ जाएगा आर साइन थीटा। आर आर का वैल्यू 1 आ रहा है, साइन ऑफ पाई अपॉन n कितना है, और इसका डबल हो गया है ना P1 P2 लेंथ। तो देखो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से लिखता हूं मैं, 2 साइन ऑफ पाई अपॉन n, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आया, मतलब पहला वाला तो ये आया, मतलब इसको देखो इस पर बहुत फोकस कर रहा हूं मैं ना, समझना। कितना आएगा P1 P2 लेंथ मुझे भी लिखना है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ है ना, जी पीछे जो भी एंगल है उसका आधा आ रहा है, 2 पाई अपॉन n था तो इतना है। अब देखो P1 P3 लेंथ लिखना है, तो P1 को P3 मैंने यहाँ लिखा और इसको ऐसे ज्वाइन किया, P1 P3 लेंथ, तो बीच में एंगल कितना है, ये 2 पाई अपॉन n, ये भी 2 पाई अपॉन n एंगल बना, 4 पाई अपॉन n, तो ये लेंथ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल का आधा 2 पाई अपॉन n। ठीक है, यहां तक चलते गए, ऐसे चलते जाएंगे, सिमेट्री से भी समझ सकते हो। P1 P3 तो यहाँ 2 आ रहा है, P1 P4 तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो P1 n बराबर 17 जा रहे हैं ना, यहाँ P17 तक है, सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 16 पाई अपॉन n आ जाएगा, और n का वैल्यू कितना लिखा है, 17 लिखा हुआ है। ठीक है, तो n का वैल्यू भी डाल देते हैं, तो 2 से यहाँ से आया 2 पावर 16, तो यहाँ से आया, ये बना साइन ऑफ पाई अपॉन 17, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 17, साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 17, साइन ऑफ 16 पाई अपॉन 17। ठीक है, इतना आ गया ना। अब देखो बच्चों एक बात मैं आपको क्या सिखाऊंगा, यहाँ पर दोनों बातें सिखाऊंगा ना। दोनों बातें कौन कौन सी, पहली बात तो देखो आपको ये याद रखना है कि इसका जो वैल्यू आता है ना, पहले तो आप एक फॉर्मूला याद रखो, बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है ना, प्लीज इसको याद रखना आप लोग, क्योंकि ये बहुत काम का आ सकता है ना। साइन ऑफ पाई अपॉन n, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन n, साइन ऑफ 3 पाई अपॉन n। अब ऐसे साइन में सीरीज चल रही है प्रोडक्ट में, और लास्ट में आप गए साइन ऑफ n माइनस 1 पाई अपॉन में n आया। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं आप लोग। ठीक है,
मतलब एन तो यहाँ लिखा हुआ, ऊपर हम कहाँ तक जा रहे हैं, प्रोडक्ट जा रहा है, और ऊपर एक कम तक गए, एक कम तक गए, तो इस सीरीज का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आता है, ये वाला टर्म तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से दिखा दो, एन आ जाएगा अपॉन में 2 पावर, ये आ जाएगा पावर में 2 पावर n माइनस 1, ये आता है इसका वैल्यू। कैसे आता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना। अब देखो, आप सवाल को सॉल्व करना अगर सीखे तो देखो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 16 तक जा रहा है, नीचे 17 है, मतलब एक कम तक ही जा रहा है, मतलब परफेक्ट फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इस सीरीज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 अपॉन 2 पावर 16, ये आ गया, 2 पावर 16 कट गया तो 17, और 17 इसका आंसर आ गया। सही भी है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझो ये सब आया कैसे, बहुत अच्छे से समझाता हूँ ना, एक ही बार में समझ जाना ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा पाएंगे, तो एक बार में आप समझना, और सीधा मैं आपको एंट्री कराता हूँ आपकी सीधा कैलकुलस में, नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में, फ्लो में कुछ ज्यादा बोल गए ना, z-1 और nth रूट ऑफ यूनिटी में चले गए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर nth रूट ऑफ यूनिटी, और ये इसके रूट अल्फा अल्फा ऐसे लिखते हो ना अभी, z-अल्फा स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने ये सब लिखा ना, अब ये सब नहीं बता पाएंगे ना तो फिर बहुत टाइम लगता है ना, ये लिखा हमने, z-1 से डिवाइड भी करा दिया आपने, ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक जा रहे हैं ना, z-अल्फा हमने यहाँ लिखा, z-अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट z- ऑफ अल्फा पावर ऑफ n-1, यहां तक लिखा। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड जब कराऊंगा तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू प्लस जेड पावर n-1, तो z-अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट z- ऑफ अल्फा पावर ऑफ n-1, यहां तक लिखा हमने, समझ गए। अच्छा ये कैसे लिखा, इसको उल्टा समझो आप, इस जीपी लिखा हुआ है, एन टर्म्स है, जीपी के एन टर्म्स का सम निकालो, ये आ रहा है तो ये इसके बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान रखिए ना। अब इसमें मैंने जेड बराबर 1 पुट किया, जेड बराबर 1 पुट कराएंगे तो 1 प्लस तो 1 यहां से आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ऑफ अल्फा क्यू डॉट डॉट 1 माइनस ऑफ अल्फा पावर ऑफ n-1 आया। ठीक है, अब आप कुछ कुछ काम की बातें समझो, डिब्बे के अंदर ही समझाता हूँ ज्यादातर मैं काम की बातें। पहली बात तो अल्फा है क्या मेरे पास, e पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n है। दूसरी बात, 1 माइनस ऑफ ई पावर आयोटा थीटा का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2 आएगा, ये आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो चलो मैं यही मैग्नीट्यूड दिखा देता हूँ, बोथ साइड हमने मैग्नीट्यूड लिया। अल्फा का वैल्यू कितना लिखा हुआ, ई पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n लिखा हुआ है, इसका अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो 2, यहाँ भी मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, तो 2 साइन ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 2 पाई अपॉन n, तो उसका आधा करोगे तो पाई बाई n, ऐसा मैग्नीट्यूड आया, तो 2, अल्फा कितना है 2 पाई अपॉन n, तो 4 पाई अपॉन n आ गया, तो 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई अपॉन n यहां से आया, 2 साइन ऑफ 3 पाई अपॉन n यहां से आया, 2 साइन ऑफ n-1 पाई अपॉन n आया। हम्म, ओके, थोड़ा रिलैक्स करते हैं बच्चे ना, बहुत देर से बोलते बोलते थक से गए ना। चलो, आई होप आपको देखो यहाँ तक की बात मेरी समझ में आई ना, जो मैं बोलना चाह रहा था। अब समझिए आप मेरी बात को, मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, 2 n-1 ब्रैकेट काइंड ऑफ लिखे हुए, तो 2 पावर ऑफ n-1 आया। ठीक है, ये मॉड में लिखा हुआ है, इसको आप समझो, इसे ऐसे लिखो पाई इंटू 1 अपॉन n, तो ये नंबर जो लिखा हुआ पाई से छोटा है कि नहीं भाई, n हमारे पास में एक इंटीजर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये पाई से छोटा लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, तो साइन पाई बाई एन लिखा। ठीक है, इसको अगर आप समझे बात को, तो 2/n कैसा लिखा हुआ है हमारे पास में, 1 से छोटा नंबर लिखा हुआ है, तो पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से छोटा नंबर आ गया ना, तो ये भी पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, सभी टर्म्स से पॉजिटिव जाएंगे, तो ये आ जाएगा n-1 पाई अपॉन n तक। अब देखो, आपको मेरी बात समझ गई, इसको इधर डिवाइड लगा देंगे, तो अब आपको एक सीरीज का ध्यान रखना है,
साइन ऑफ पाई अपॉन एन, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन एन, साइन ऑफ 3 पाई अपॉन एन। अगर साइन में से प्रोडक्ट सीरीज लिखे हुए एंगल एपी में आ रहे हैं, एक तरह से समझे ना, एपी मतलब पाई 2 पाई 3 पाई, एक फिक्स पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ रहे हैं। n-1 पाई अपॉन एन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो इस सीरीज का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना, n/2 पावर n-1 आता है। डायरेक्ट इसको याद रखो। अच्छा बच्चों, आपको ये बात भी समझ में आ गई कि सब कैसे आया, मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को, तो आपको ये बात क्लियर हुई। पहले तो हमें याद रखना चाहिए जितना जा रहा है उसके ऊपर एक कम तक जाना चाहिए ना। इस परफेक्ट जो सीरीज है इसका वैल्यू कितना आता है, n/2 पावर n-1 आएगा। याद रखना है, इस बात को याद रखना ना। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास ये आंसर आया।